हाय दोस्तों, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ सी फाइनल में 24 में 29th रैंक लाने वाले निखिल अग्रवाल से। निखिल ने 436 मार्क्स स्कोर किया है और ये हमारे वीवीएमपी प्रोग्राम का स्टूडेंट था, जहाँ से जिसमें मॉक टेस्ट सीरीज प्लस गाइडेंस का प्रोग्राम होता है। सब्जेक्ट इसने बाकी दूसरी जगह से लिए थे। निखिल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप सीए बन गए और वो भी रैंक के साथ में। कैसा लगा आपको जब ये रैंक का पता चला आपको? सर आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मेरे को रैंक आएगी बिकॉज एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक 40 मार्क्स दिला दो ऑडिट में बस। बट आई स्कोर 52 मार्क्स एंड आई स्कोर आ रैंक दैट्स अ चेरी ऑन द टॉप। सो मेरे को बहुत खुशी हुई उस टाइम पे जब मेरी रैंक आ गई। अनएक्सपेक्टेड रैंक थी? हाँ जी सर। अच्छा, ये बताओ कि आपने जब क्लासेज पढ़ी थी, क्लासेज उस समय आप केवल लेक्चर देखते थे या लेक्चर के साथ में आप होमवर्क भी करते थे? सर लेक्चर के साथ होमवर्क भी करता था। मतलब जो पढ़ाया जाता था उसको आप पूरा स्टडी करके, होमवर्क करके, सारा जो है हाथ से क्वेश्चन सोल्व करके छोड़ देते हैं मतलब। हाँ जी सर। और जब आपका मॉक टेस्ट चालू हुआ और उस समय जो मॉक टेस्ट में आपको टाइम मिलता था, तो उसमें कितना आपको जो टाइम दिया जाता था वो सफिशिएंट होता था या कम पड़ता था वो टाइम? नहीं सर, इट्स सफिशिएंट बिकॉज मेरी दिसंबर में क्लासेस कंप्लीट हो गई थी सारी की सारी। एंड उस टाइम मैंने रिवीजन स्टार्ट किए एंड 10 डेज या और 15 डेज इज सफिशिएंट फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। तो मेरे को वो उस टाइम सफिशिएंट लगा था और मेरी उस टाइम पे भी अराउंड 2 to 3 रिवीजन हो जाती थी एक सब्जेक्ट के लिए 10 to 15 डेज के अंदर। तो मतलब रिवीजन आराम से हो जाता था और वो धीरे धीरे कंसोलिडेट होता रहा। हाँ जी सर। और एग्जाम में जो 1.5 डेज का टाइम मिलता था उसमें कैसे हुआ? सर उसमें ऐसे ही हुआ जो एक्यूमुलेट होता गया। जैसे मैंने 5 to 6 रिवीजन कर दी थी उस टाइम पे, तो 1.5 डेज में इतना आसान हो गया कि मेरा 1 डे में रिवीजन हो गया और 0.5 में भी उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके मैं वहां पे गया था एग्जाम हॉल में बैठने के लिए। तो तो मतलब एग्जाम में रिवीजन आराम से हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई नहीं ज्यादा? सर। अच्छा, एक चीज बताओ कि आप तो आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की थी? एसएस कोठारी सर। एसएस कोठारी से की थी। तो आपने जो आर्टिकलशिप का टाइम होता है और स्टडी का टाइम होता है, उसमें बैलेंसिंग हो जाती है या कोई दिक्कत आती है? हाँ सर, बैलेंसिंग खुद करनी पड़ती है। बेसिकली क्या होता है कि एक वो ऑडिट के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर टाइम हो जाता है, तो हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है स्टडी को और काम को भी। तो पहले सुबह या स्टडी और पहले सुबह या शाम को एक टाइम निकालना पड़ता है स्टडी के लिए और काम को भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी टू टू गेट अस पास रिजल्ट इन सी फाइनल एग्जामिनेशन। बिल्कुल, दोनों में बैलेंस बनाना पड़ता है, हाँ लेकिन जी। उसमें जो टाइम को सेव करके चलना पड़ता है कुल मिला के। हाँ जी सर। भाई जो भी टाइम मिला है इसका मतलब है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, तो हाँ जी वो सर। ट्रेंडिंग भी हो जाती है और स्टडी करने का टाइम भी मिल जाता है। हाँ जी सर। एक चीज बताओ, जो रिजल्ट जा रहा है इस बार, तो फिर भी 20% रिजल्ट रहा है, इंटर में भी और फाइनल में भी। लेकिन जब रिजल्ट 10% के आसपास आता है या जैसे अभी 20 पे आया, तो ये बहुत सारे बच्चे जो क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या गलती करते हैं बच्चे जिसकी वजह से उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, और उनको क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या सजेशन दोगे? सर बेसिकली वो स्टडी मैट से नहीं पढ़ते हैं। कोई और टीचर्स की हो जाती है या फिर कोई और टीचर की बुक होती है जो कि बहुत ज़्यादा मटेरियल स्किप कर देते हैं, उनको पढ़ते हैं। और जो क्वेश्चन बैंक बनाते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं होते और स्टडी मैट से बाहर क्वेश्चन होते हैं जो कि इम्पैक्ट डालते हैं हमारे पेपर की तरफ, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन रिमेंबर नहीं कर पाते हैं। तो और इससे क्या होता है, हमारी एक या दो रिवीजन या तीन रिवीजन हो पाती है, एक मैक्सिमम एक हो पाती है। और अगर हम स्टडी मैट को अगर फोकस करें तो हमारी 5 to 6 रिवीजन आराम से हो जाती है, जिससे हम क्या पेपर में बैठ सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकते हैं एंड आराम से पेपर क्रैक कर सकते हैं। मतलब कंसेप्ट पे फोकस दे सकते हो अगर कंफ्यूजन हो तो। हाँ जी सर। बेसिकली अभी जैसे इस एग्जाम का भी मैं हमेशा देखता हूँ, इसका भी मैंने बच्चों को सोर्स भी बताया है इंटर फाइनल के पेपर्स का, कि जो आईसीए के स्टडी मटेरियल में किस किस क्वेश्चन को मर्ज करके दिया है, या कौन से क्वेश्चन में कौन से कंसेप्ट मर्ज करके दिया है। तो पेपर तो पूरा आईसीए बेस ही होता है, अगर आईसीए के स्टडी मटेरियल को ढंग से कर लोगे तो सब चीज हो जाएगी। हाँ जी सर। इवन जैसे बच्चे भी कई बार गलतियां कर जाते हैं कि वो आरटीपी एमटीपी सेट को भी मान लेते हैं कि आईसीआई का है ये, जबकि आईसीआई ने आपको ऑथेंटिकली या तो स्टडी मटेरियल दिया है या एक आरटीपी दिया है, हाँ और जी या सर। लास्ट के दो
एमटीपी, मतलब ये तो आपको प्रोवाइड करता है। हाँ जी सर। ये क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि जो आरटीपी एमटीपी उससे कंपारिजन होता है, पता हाँ जी। चलता है कि 250 क्वेश्चन जो है ये आईसीआई के स्टडी मेटल में है और 500 और ऐड हो गए, 750 हो गए, हाँ जी सर। तो क्वेश्चन 3 गुना हो गए तो क्वालिटी 1/3 रह जाती है। हाँ जी सर। और उसकी वजह से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी अपने अच्छे प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन अपन पढ़ते रहते हैं जो मतलब आने ही नहीं है। हाँ जी सर। तो ये एक बच्चों को लगता है। तो आप क्या सलाह देना चाहोगे बच्चों को कि भाई आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? सर बेसिकली क्या है कि हमें लास्ट ईयर की आरटीपी एमटीपी को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी टेस्ट सीरीज भी हुई थी, उसमें आईडीटी का एग्जामिनेशन था, उसमें लास्ट ईयर की एमटीपी का आरटीपी का क्वेश्चन पूछा गया था, और वही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में भी आया था। तो और कहीं बाहर से नहीं आया कि लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट के 5-6 साल के पुराने आरटीपी में कोई क्वेश्चन नहीं आया। मतलब लास्ट ईयर के आरटीपी में से ही क्वेश्चन आया और लास्ट ईयर के एमटीपी में से ही क्वेश्चन आता है। तो डोंट नीड टू फोकस ऑन लास्ट 5 ईयर या लास्ट 4 ईयर आरटीपीज एमटीपीज, जस्ट फोकस ऑन लास्ट ईयर आरटीपी एमटीपीज। मतलब लास्ट ईयर स्टडी मेटल कर लो और हाँ। लास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी कर लो, इतना हाँ ही जी सर। पढ़ो। बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ जी सर। तो ये जो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह है, ये नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट वगैरह पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं सर। ये नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं सर। तो थैंक यू निखिल, आपका जो गाइडेंस है वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बेसिकली क्या है कि बच्चे मैं देख रहा हूँ कि इसलिए मतलब फेल नहीं हो रहे कि उनमें नॉलेज नहीं है। उनका अनसक्सेस रहने का रीजन क्या होता है कि वो कंफ्यूज हैं कि हम करें क्या। मतलब उनको कोई गाइड नहीं मिलती, गाइडेंस नहीं मिलती, अलग अलग जगह से अलग अलग गाइडेंस मिलती है और वो कंफ्यूजन होते रहते हैं। इस चक्कर में वो बच्चे मात खाते हैं। हाँ जी सर। थैंक यू निखिल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके। ओके सर। गए सर।